हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम एक बहुत ही शानदार चैप्टर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। अगर आज से 4 या 5 साल पहले की आप बात करें तो 2 या 3 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते थे। ठीक है। इसका जो वेटेज था 2 से 3 सवाल का था। ठीक है। 2 से 3 सवाल, इतना वेटेज रखना ये कम वेटेज नहीं है। कई बार बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, पूरी पूरी यूनिट से 3 या 4 सवाल आते हैं। इस अकेले चैप्टर से पहले 2 या 3 सवाल आया करते थे। लेकिन पिछले 4 या 5 सालों का अगर आप पेपर को एनालाइज करें और जो रिसेंट ट्रेंड है उसको देखें तो बेटा इस चैप्टर से 4, 5 और 6 तक सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे बात समझ। और 6 सवालों का मतलब है कि आपके 24 नंबर जो है, 24 मार्क्स वो क्या करेगा, एग्जाम में सुनिश्चित करने वाला है चैप्टर। अगर इस बार भी 6 सवाल पूछ लिए गए, ऑन एन एवरेज 4 सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। राइट। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत मजेदार है, हम लोग मजे के साथ पढ़ते हैं। उम्मीद वाली सीरीज में मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया भी था। ठीक है। अगर किसी को थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है, यूट्यूब पे जाके PW हिंदी मीडियम यूट्यूब पे जाके क्या कर सकता है, उसको देख सकता है। राइट। आइए क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ एक सवाल है जिनके आसपास आपका नीट का पेपर इस बार बनने वाला है। ठीक है। आइए पहला सवाल है, कह रहा कोशिका संवर्धन में मनुष्य की कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग समय लगता है। बताइए भाई, सही आंसर बताइए कि जो मानव कोशिका है, मनुष्य की कोशिका है, तो कितना समय लग जाता है। बच्चों अगर आप मनुष्य की कोशिका की बात करें, मानव कोशिका की बात करें, तो एक कोशिका चक्र को पूरा करने में जो समय लगता है वह होता है 24 घंटे। अगर आप ईस्ट की बात करें बेटा, ईस्ट में यह हो जाएगा 90 मिनट। और अगर आप ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करते हैं, ई कोलाई जीवाणु की बात करते हैं, तो वहां पर यह हो जाएगा बेटे 20 मिनट, 20 मिनट। आगे बात समझ। अब हमसे किसका पूछा गया है, मानव कोशिका, मनुष्य का पूछा गया है। एक कोशिका चक्र पूछा गया है, 42 घंटे में तो 2 कोशिका चक्र पूरे हो जाएंगे। हमारा जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, 24 घंटे। अगला सवाल कह रहा है ईस्ट कोशिका विभाजन में होता है। अच्छा, ईस्ट कोशिका में विभाजन कितनी देर में हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 90 मिनट्स में हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया 90 मिनट्स में क्या हो जाएगा, वह एक सेल से 2 सेल बन जाएगा। ठीक है ना, एक सेल से क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगा। आगे देखिए, कह निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, G1S G2M। ये जो है आपसे नीट का पूछा गया सवाल है ये। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये सवाल क्यों डिस्कस कर रहा हूं। मैं ये सवाल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये नीट का पूछा गया सवाल है। राइट। आप ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा सवाल भी पूछा जाता है क्या। हाँ जी भाई, बिल्कुल पूछा जाता है। चलिए ये सवाल देखिए, कह निम्न प्रावस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है। बोलो। कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चन को करने का समय नहीं देता। ले लो भाई समय, टाइम ही टाइम है अपने पास। ठीक है ना, समय की कोई कमी नहीं है हमें। तो अंतरावस्था का भाग नहीं है, एस फेज होगा, G1 होगा, G2 होगा, M फेज नहीं होगा। तो यही तो हमसे पूछा गया है कि कौन अंतरावस्था का भाग नहीं है। बच्चों आंसर हो जाएगा M फेज। नेक्स्ट देखिए, क्रायसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है जीवन प्रावस्था को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था कहते हैं। बताइए भाई, कौन सी अवस्था कहेंगे, बोलो सारे लोग। तो इसे कह दिया जाएगा G0 अवस्था। क्या कह देंगे भाई, इसे G0 अवस्था कह देंगे। चलिए अगला देखें, कौन सी प्रारूपिक अवस्था DNA द्विगुणन के लिए जानी जाती है। बताओ बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का द्विगुणन, डीएनए डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी अवस्था में होता है।
बताइए सारे लोग फटाफट से। है जी, एस प्रावस्था में होता है। ठीक है ना, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है कहां पर होता है? एस प्रावस्था में होता है। चलिए, कह रहा है मनुष्य कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कौन सी प्रावस्था कोशिका चक्र में सबसे अधिक समय लेती है? बताओ भाई, सबसे ज्यादा समय कहां पर लगेगा? कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा समय लगेगा? करो बच्चों, इसका आंसर करो सारे लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरावस्था। हम लोग कहेंगे कि अंतरावस्था अंतरावस्था कोशिका चक्र की अंतरावस्था कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। सबसे लंबी प्रावस्था होती है। सबसे लंबी प्रावस्था होती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अंतरावस्था हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है, कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है। तो 90% क्या, ये सवाल पूछा गया था इस तरीके से। बाकी आप जानते हैं कि अंतरावस्था में लगभग कितना लग जाता है, तो आप कहेंगे कि 95% तक समय लग जाता है। ठीक है, जैसे कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र तो क्या हो जाएगा बेटा? कोशिका चक्र का लगभग 95% या उससे भी ज्यादा समय वह कहां पर लगता है? अंतरावस्था में। अंतरावस्था। और लगभग 5% जो समय है, 5% टाइम वो किसको मिलता है? एम फेज को मिलता है, या आप कह सकते हैं एम प्रावस्था को। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? अंतरावस्था। फिर से नेक्स्ट देखिए, अब इस सवाल को जब आप करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि 1 2 3 4 किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, इस सवाल में जो सबसे खास चीज आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि 1 2 3 4 किस तरीके से लिखा गया है। कोशिका चक्र की सेकंड की कोशिका चक्र के सेकंड की फर्स्ट प्रावस्था के दौरान प्राणी कोशिका में सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है और वह 4 की 3 अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। करिए भाई इसको, ठीक सवाल है, करो इसे। चलो इधर देखो, कोशिका चक्र की अगर मैं यहां पे लिख दूं अंतरावस्था, अगर मैं यहां पर लिख दूं अंतरावस्था, अंतरावस्था की यहां पर क्या हो जाएगा? एस प्रावस्था के दौरान प्राणी कोशिका में सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है और यह समसूत्रण या समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब देखो, एक की जगह पर क्या आ जाएगा? एस प्रावस्था। 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? अंतरावस्था। 3 की जगह पे आ जाएगा प्रोफेज और 4 की जगह पर आ जाएगा समसूत्रण।
क्या हो जाएगा भाई? समसूत्रण आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यह जो अवस्था है इसमें गुणसूत्रों की संख्या एवं आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। आप कहेंगे कि थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रोमोजोम, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रोमोजोम are seen in metaphase, metaphase. So it is the best stage. So it is the best stage for study of chromosomes. स्टडी ऑफ क्रोमोजोम्स। क्या हो जाएगा भाई? मेरी बात सुनो आप क्या देख रहे हो? अगर आपसे ये पूछा जाए गुणसूत्रों का अध्ययन तो आंसर होगा मेटाफेज। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि गुणसूत्रों का VLJI शेप, गुणसूत्रों का VLJI आकृति का अध्ययन, बेटा तब आपका उत्तर होगा पश्चावस्था। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चावस्था। तो ये समझिए, अगर आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए सबसे बढ़िया अवस्था कौन सी होगी, तब आप कहेंगे मेटाफेज। गुणसूत्रों का सबसे बढ़िया, गुणसूत्रों का अध्ययन करना है आपको, तो गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए सबसे बढ़िया अवस्था, सबसे बढ़िया प्रावस्था, बेस्ट स्टेज क्या होगी? तो आप क्या आंसर करेंगे? मेटाफेज। लेकिन अगर वहीं पर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आकृति सिर्फ पढ़नी है, वी शेप का होगा कि एल शेप का होगा कि जे शेप का होगा कि आई शेप का होगा, तो गुणसूत्रों के जो VLJI शेप है वह आपको एनाफेज में दिखाई देंगे। बाकी की स्टडी क्या हो जाएगा? मेटाफेज में होगी। अगला देखिए, कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलाइए और दिए गए कूटों में से, कूटों नहीं, दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। मिलाओ भाई, मिलाओ फटाफट से, सारे लोग मिलाइए इसे। चलिए मिला लिया। अब क्या कह रहा है केंद्रक का विभाजन, तो ये क्या हो जाएगा? नाभिकीय विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। DNA द्विगुणन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंतरावस्था। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, बहुकेंद्र की। देखो सामान्य तौर पर क्या होता है, सुन लो पहले, मैचिंग करा ले, बाद में करा लेंगे। सामान्य तौर पर क्या होता है, ये एक कोशिका है, उसके अंदर क्या है बेटा? एक केंद्रक है। कोशिका में क्या हो जाएगा? पहले केंद्रक का विभाजन होगा, 2 केंद्रक बनेंगे, फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाएगा, जीवद्रव्य का विभाजन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है ना? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये यहां पर इस तरीके से केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन फिर आगे ये जो अवस्था है, ये वाला विभाजन नहीं होता है। केंद्रक का विभाजन हो गया है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हो जाए कि केंद्रक का विभाजन हो जाए और कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो, केंद्रक का विभाजन हो जाए और कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो, तो बेटा फिर इसे हम लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक हो जाएंगे, कोशिका के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक हो जाएंगे। और मेरे भाई जब कोशिका के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक हो जाएंगे तो फिर उसको क्या कहेंगे? बहुकेंद्र की कोशिका। क्या कहेंगे उसे? बहुकेंद्र की कोशिका। बहुत सारे केंद्रक इस तरीके से बहुकेंद्र की कोशिका कह दिया जाएगा।
तो आइए अब मैचिंग करा लेते हैं, यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा 4, तो ये दोनों ऑप्शन तो अब होने से रहे। सेकंड का हो जाएगा सेकंड, एक ही में दिया हुआ है। थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट, और फोर्थ का हो जाएगा थर्ड। तो इस तरीके से जो हमारा सही उत्तर है इस सवाल का प्यारे बच्चों, वह क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कॉल्चिसिन एक कोशिका विष है जो कोशिका विभाजन को रोक देता है और क्या प्रेरित करता है। बच्चों एक पुराना सवाल है ये, ठीक है ना। अभी इस साल इसके नीट में पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन मान लीजिए कभी सेक्शन बी में पूछ लिया तो कॉल्चिसिन क्या है, एक माइटोटिक पॉइजन है। कॉल्चिसिन बेटा माइटोटिक पॉइजन होता है, जो क्या करता है बेटा, कोशिका विभाजन को रोकता है। तो यह मेटाफेज पर रोकता है बेटा, मेटाफेज पर। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुगुणिता आ जाएगी, पॉलीपोलाइडी आ जाएगी, बहुगुणिता यानी कि पॉलीपोलाइडी। तो अब जो सही उत्तर है वह हो जाएगा 4, सॉरी इसका बेटा जो सही उत्तर है वह हो जाएगा थर्ड, मेटाफेज और बहुगुणिता। अनिषेक जनन यहाँ पर ये गलत है, मेटाफेज तो सही है। एनाफेज गलत है, अनिषेक जनन दोनों ही गलत हैं। इसमें मेटाफेज बहुगुणिता दोनों सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, समसूत्री तर्क मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, तो आप कहेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। आपने इस तरीके से देखा होगा, ये ऐसे, तो यहां पर क्या होता है, इस तरीके से क्रोमोजोम जो है वह व्यवस्थित रहते हैं। ये काइनेटोकोर, ये जो फाइबर है इनकी बात कर रहा है वो, ये जो तंतु हैं, ये तंतु किसके बने होते हैं, हम लोग कहेंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए, स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलाइए और दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। आओ भाई मिला लेते हैं। केंद्रक झिल्ली का विघटन, बेटा ये काम होता है प्रोफेज में। अच्छा पहले आप मिला लो, नहीं तो कहोगे कि सर टाइम नहीं देते हो। मिलाओ जल्दी से, 10 सेकंड का समय है। 10 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद मैं आंसर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। 1 2 3 10। केंद्रिका का प्रकटन, केंद्रिका फिर से कब प्रकट हो जाती है, तो टीलोफेज। सेंट्रोमियर का विभाजन, देखो एनाफेज में आप क्या देखते हैं कि ये जब इस तरीके से होता है, अब ये स्प्लिट हो जाएगा और ये इधर इस पोल पे चला जाएगा, ये इधर इस पोल पे चला जाएगा। तो सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाएगा आपका एनाफेज। डीएनए प्रतिकृति, डीएनए का रेप्लिकेशन एस प्रावस्था, यानी कि यहां पर तो पहले 4 लिखना पड़ेगा एक तो। अब देखो भाई, तो केंद्रक झिल्ली का विघटन यानी कि प्रोफेज, तो पहले का हो जाएगा दूसरा, पहले का क्या हो जाएगा दूसरा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब कह रहा है केंद्रक झिल्ली का प्रकटन, तीनों फेज, यानी दूसरे का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। सेंट्रोमियर का विभाजन तीसरे का हो जाएगा फर्स्ट। और इस प्रकार बच्चों जो हमारा सही उत्तर है, बताइए भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा नीचे दिए गए आरेख में कोशिका चक्र के दौरान होने वाली डीएनए की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाया गया है। प्रावस्थाओं को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। सुनो भाई, प्रावस्थाओं को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। सुनो भाई, सही विकल्प, प्रावस्थाओं को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए।
सुनो, कर लो, फिर तो मैं बताऊंगा ही। कर लिया? चलो बच्चों मेरी बात सुनो। G1 स्टेज में कितना रहता है? 2C। ठीक है। S में बढ़ के कितना हो जाएगा? 4C। G2 में भी कितना रहता है? 4C। M फेज के आखिरी तक क्या हो जाएगा? 4C से 2C, जब पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले कितना है? 2C है। ये क्या लिखा हुआ है? 2C। और ये क्या लिखा हुआ है? 4C। तो A में कितना है? 2C है, यानी कि इसको मान लिया G1। बी में कह रहा है 2C से 4C होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है बताइए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, कब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन? एस फेज में होता है। तो एस फेज में सही बात तो क्या है कि अगर आप बात करते हैं बेटे एस फेज की, तो यहां पर क्या होता है? 2C से 4C हो जाता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के समय एस फेज में, डीएनए मतलब एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोजोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। हमसे वो क्रोमोजोम की बात कर भी नहीं रहे हैं, है ना? अगर आप इस सवाल की बात करें तो हमसे वो क्रोमोजोम की बात कर भी नहीं रहे हैं, राइट? वो बात कर रहे हैं सिर्फ डीएनए के मात्रा की। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये G1। अब G1 के बाद क्या आता है? एस फेज। तो 2C से डबल होके क्या हो रहा है? 4C हो रहा है। G2 में पूरा कितना बना रहेगा? 4C। ये इधर वापस टेलोफेज में कितना हो जाएगा? 2C। तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा? M फेज। यानी कि G1S G2M। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। बच्चों हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? थर्ड हो जाएगा। ये आ गई ना बात समझ में? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सबसे बढ़िया चीज है। सबसे बढ़िया चीज इससे पहचानो कि 2C से कितना हो रहा है? 4C। ठीक है ना? तो B जो है, B क्या हो जाएगा बताओ? तो B जो है क्या हो जाएगा? एस फेज हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन होने से रहे। ठीक है ना? ये दोनों ऑप्शन होने से रहे। और इसको आप क्या कर लीजिए? G0, है ना? नहीं तो सेम ऑप्शन हो जाएंगे। तो G1S G2M आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था का लक्षण है। भाई ऑप्शन को पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। पढ़ो जल्दी से। पढ़ो और आंसर करो। स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन, सही बात है। समजात गुण सूत्रों का सूत्र युग्मन के स्थल के अलावा अन्य स्थलों पर अलग 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 होना, सही बात है। एक्स आकृति की संरचना का निर्माण, जिसे कियाज्मेटा कहते हैं, सही बात है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला पढ़िए, कह रहा है एक पराग कोश में, ध्यान से सुनिए बेटा, एक पराग कोश में 1200 पराग कण है। ठीक है ना? एक पराग कोश में 1200 पराग कण है। इनका निर्माण कितनी मात्र कोशिकाओं से हुआ होगा? तो आप जानते हैं बेटा, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके पास क्या है? एक पराग मात्र कोशिका है, एक पराग मात्र कोशिका, उससे हम लोग क्या बना लेंगे? उससे बेटा हम लोग बना लेंगे यहां पर चार, इस तरीके से चार मात्र कोशिका बना लेंगे। सॉरी, एक पीएमसी है, एक पराग मात्र कोशिका है, तो इससे क्या हो जाएगा? चार परागकण बन जाएंगे, चार परागकण। तो एक परागकण के लिए कितना चाहिए होगा बताओ? एक परागकण के लिए चाहिए होगा 1/4 पीएमसी। तो 1200 परागकण के लिए कितना चाहिए होगा?
1200 परागकण के लिए 1200 गुणे 1/4 पीएमसी, यानी कि 300 पॉलन मदर सेल, 300 पॉलन मदर सेल। सेकंड आंसर हो जाएगा बंधुओं। अगला पढ़ो। युगली के बारे में निम्न में से क्या सही है, बताओ। पढ़ो, तुरंत आंसर करो, जल्दी से, फटाक से। युगली के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताओ बच्चों। कह रहे युगली के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ो। अच्छा, युगली क्या होता है पहले तो वो समझ लो। ये इस तरीके से हम लोग युगली बनाते हैं। इस पूरे को क्या कह दिया जाएगा? युगली, यानी कि बाईवैलेंट। युगली कह लीजिए या बाईवैलेंट कह लीजिए। अब एक युगली यानी कि बाईवैलेंट में 2 गुणसूत्र, 4 अर्धगुणसूत्र, 4 अर्धगुणसूत्र, यानी कि फिर क्या हो जाएगा? एक टेट्राड यानी कि एक चतुष्क, 2 सेंट्रोमियर। इतनी सारी चीजें होती हैं। ये पूरा युगली है। ये एक क्रोमोजोम, ये दूसरा, तो 2 क्रोमेटिड इसके, 2 इसके। क्रोमेटिड मतलब अर्धगुणसूत्र, तो 2 अर्धगुणसूत्र इसके, 2 इसके, 2 और 2 4, 4 अर्धगुणसूत्र। इसी को क्या कह दिया जाएगा? एक चतुष्क, यानी कि एक टेट्राड, एक टेट्राड। एक ये हो गया सेंट्रोमियर, दूसरा ये हो गया सेंट्रोमियर। तो कह रहे युगली जो है चतुष्क होते हैं। सही बात है। युगली में 4 अर्धगुणसूत्र और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। ठीक बात है। एक युगली में 2 समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक बात है। युगली का निर्माण जाइगोटीन अवस्था में होता है। सही बात है। युगली का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? जाइगोटीन अवस्था में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग कहेंगे कि युगली का निर्माण जाइगोटीन में होता है। युगली का निर्माण, युगली का निर्माण जाइगोटीन में होता है। युगली का निर्माण जाइगोटीन में होता है। परंतु यह पैकीटीन में, परंतु यह पैकीटीन में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परंतु यह पैकीटीन में तो स्पष्ट चतुष्क के रूप में दिखाई देता है। तो स्पष्ट चतुष्क के रूप में दिखाई देता है। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? आंसर लेकिन फर्स्ट हो जाएगा। आ जाओ। समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में 2 कोशिकाएं होती हैं जिनमें पृथक्कृत सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत तर्क ध्रुवों की ओर गति कर चुके होते हैं? करो, बढ़िया सवाल है। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। और इसमें क्या बेटा, समसूत्री नहीं होगा पहली बात तो, अर्धसूत्री होगा, क्योंकि एनाफेज 2 और, सुनो भाई ध्यान से, यहां पर क्या होगा? अर्धसूत्री होगा। समसूत्री में तो हम लोग एनाफेज 1 और 2 ये बात ही नहीं करते हैं ना। अर्धसूत्री विभाजन। अब थोड़ा सा आपका सवाल आसान हो गया। क्लियर है? मैं बता दूं कैसे आसान हो गया, वो भी सुन लो। इन्होंने क्या किया, इसको टीलोफेज 1 कर लीजिए, एक को टीलोफेज 2 कर लीजिए।
एक को क्या कर लीजिए, टीलोफेज 1 कर लीजिए, और दूसरे को जो है टीलोफेज 2 कर लीजिए। चलो, अब करें अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में दो कोशिकाएं होती हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, आपने कोशिका ली और उसमें जब आपने क्या किया, मियोसिस फर्स्ट करा दिया, तो क्या हो गया, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, एक कोशिका से क्या हो गया, दो कोशिकाएं बन गई, डायड ऑफ सेल बन गया, डायड ऑफ सेल बन गया। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट और फर्स्ट वाले हैं वो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब देखो क्या होगा, जब आप बात करेंगे मेटाफेज 2 की, तो मेटाफेज 2 में कैसा होगा बताओ। मेटाफेज 2 में कुछ इस तरीके से क्रोमोजोम होंगे। मेटाफेज 2 में थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि यहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप एनाफेज 2 की बात करेंगे, जब आप एनाफेज 2 की बात करेंगे, तो ये सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और ये इस तरीके से एक पोल पर और ये दूसरे पोल पर। तो बच्चों हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, एनाफेज 2 हो जाएगा। चलिए अगला करिए, कह रहा है कि द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है। करो इसको, करो भाई सारे लोग। चलो, अर्धसूत्री कह रहा है युग्मकों का बनना, सही बात है। गुणसूत्रों की संख्या में कमी होना, 2n से n कर देता है। विभिन्नता आना, क्योंकि क्या होता है बेटा, जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय होगा। बताओ क्या होगा, जीन विनिमय होगा तो फिर पुनर्संयोजन होगा, और जब पुनर्योजन या पुनर्संयोजन होगा तो आप देखेंगे कि भिन्नता आ जाएगी। तो ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कह रहा अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में युग्मकों का आनुवांशिक संगठन अंततः निश्चित हो जाता है। देखो बेटे थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि कुछ लोग एनाफेज 2 भी बता देते हैं। मैं इसको एनाफेज 1 ही समझाता हूं, उसके पीछे का रीजन सुन लीजिए बेटा। क्या होगा, इसका जो आंसर है वो एनाफेज 1 क्यों होगा वो समझिए। कि जैसे मान लीजिए ये आपने इस तरीके से किया, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये दो क्रोमोजोम। एनाफेज 1 में ये क्या हो जाएगा, एक पोल पे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरे पोल पर चला जाएगा। इसलिए हम लोग आंसर इसका क्या कर लेंगे, एनाफेज 1 कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है। जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है। लैंगिक जनन में होता है, लैंगिक जनन में होगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज 1 के दौरान, देखो भाई अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज 1 के दौरान, चलो बताओ क्या होता है। एनाफेज 1 के दौरान क्या होगा, तो जो होमोलॉगस क्रोमोजोम है वह अलग होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोजोम, जैसे मान लो मेटाफेज 1 तक तो ये अवस्था रहती है बेटा, मेटाफेज 1 तक तो ये अवस्था रहती है। एनाफेज 1 में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है, समजात गुणसूत्र, अब ये अलग हो गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण।
नेक्स्ट देखिए, कह रहा समसूत्री विभाजन का लक्षण है, बताओ समसूत्री विभाजन का लक्षण है, समसूत्री विभाजन का लक्षण क्या होगा, बताओ। तो हम लोग कहेंगे कि समसूत्री विभाजन का लक्षण, जब आप माइटोसिस कराते हैं, ये आपके पास एक कोशिका है, मान लीजिए डिप्लॉइड कोशिका है, 2n और 2c, 2n क्रोमोजोम और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट। जब यहां पर आप क्या कराएंगे, समसूत्री विभाजन कराएंगे, समसूत्री विभाजन, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, दो कोशिकाएं बनेंगी और दोनों में क्या रहेगा, 2n और 2c रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, 2n 2c 2n 2c रहेगा। माइटोसिस में क्या होता है, एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जहां पर क्रोमोजोम की संख्या व डीएनए की मात्रा वह पेरेंट सेल के बराबर होती है। आप हेप्लॉइड कोशिका ले लीजिए, कोई एक हेप्लॉइड कोशिका है जहां पर क्रोमोजोम का नंबर है n, अमाउंट ऑफ डीएनए है c। अब आप वहां पे करा दीजिए समसूत्री विभाजन, अब आप वहां पर करा दीजिए समसूत्री विभाजन, तो अब क्या हो जाएगा, फिर से दो कोशिकाएं बनेंगी, इसमें क्या रहेगा n और c, इसमें भी क्या रहेगा n और c। तो इसीलिए समसूत्री विभाजन में क्या होगा, सम विभाजन होगा। न्यूनकारी विभाजन जो बेटा मियोसिस में होता है, कहां पे होता है, मियोसिस में। तो समसूत्री विभाजन का लक्षण क्या हो जाएगा, सम विभाजन। अगला देखिए, ये सवाल करिए, कह रहा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के युगली में होते हैं, करो आंसर। अभी समझाया भी था मैंने थोड़ी देर पहले, आज ही इसका एक्सप्लेनेशन दिया मैंने थोड़ी देर पहले। ये इस तरीके से बनाया जाएगा ना भाई, ये इस पूरे को क्या कह देंगे, युगली कह देंगे। तो दो अर्धगुण सूत्र वाली तो बात ही गलत हो गई, ठीक है ना। चार गुण सूत्र बिंदु नहीं, एक ये इधर गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, कि चार अर्ध गुण सूत्र पाए जाएंगे और दो क्या हो जाएंगे, गुण सूत्र बिंदु रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता, वो कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता सामान्यतया किस अवस्था में पाई जाती हैं, बताओ भाई। ये सवाल किया हमने, इंपॉर्टेंट, जी नॉट से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, जो डिवाइड नहीं करती जी नॉट में चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं देखी जाती, करिए बेटा। माइटोसिस में क्या नहीं होता, समसूत्री विभाजन के दौरान हम क्या नहीं देखते, यह बताना है। समसूत्री विभाजन के दौरान कर लिया, चलो देखो, क्रोमैटिन का संघनन होगा, सेंट्रियोल्स विपरीत ध्रुव की ओर जाएगा। कह रहा कि ऐसे गुणसूत्रों का प्रकटन जिसमें दो अर्ध गुणसूत्र परस्पर गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े होते हैं, ये तो आपको दिखाई देगा। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बेटा माइटोसिस में, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, समसूत्री विभाजन में नहीं देखी जाती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर। अगला देखिए, कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन गलत है, बताइए भाई। मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है आपको, बताओ भाई फटाफट से। कह रहे समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है बेटा, चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण ये भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, सही बात है। कह डीएनए द्विगुणन के दो चक्र होते हैं, नहीं एक ही चक्र होता है, डीएनए द्विगुणन का क्या हो जाएगा, एक ही चक्र रहेगा। इंपॉर्टेंट बेटा इस साल के लिए बहुत ज्यादा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए,
जीवन प्रावस्था के लिए सही कथन का चुनाव करिए। जीवन प्रावस्था के लिए सही कथन का चुनाव करिए। कोशिका अपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है, नहीं भाई सक्रिय होती है। ठीक है ना, निष्क्रिय के बजाय अगर सक्रिय लिखा होता तो ये सही होता। आपसे इस बार सही पूछा गया, गलत पूछा गया? सही पूछा गया। और किसके बारे में? जीवन के बारे में। कोशिका में डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता, सही बात है, वो तो एस फेज में होता है, तो ठीक बात है। इस प्रावस्था में वृहत अणुओं का निर्माण नहीं होता, क्यों नहीं होता? आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, गलत बात है। कोशिका में वृद्धि रुक जाती है, अरे सबसे ज्यादा यही होती है। तो जीवन के लिए जो सही स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगा कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। आगे देखो, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? ये तो अब याद ही हो गया होगा, आज ही हमने कई बार कर लिया। क्या हो जाएगा उत्तर? एस प्रावस्था। उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? एस प्रावस्था हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा अर्धसूत्री पूर्वावस्था की, अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइजमेटा का उपांती भवन है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। कियाजमेटा कब खत्म? टाटा बाय बाय हो जाएगा बेटा। उत्तर हो जाएगा पारगतिक्रम। क्या उत्तर हो जाएगा? पारगतिक्रम। यानी कि इसको हम लोग क्या कह देंगे? डाइकाइनेसिस, पारगतिक्रम। और इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड। आगे देखिए, तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एस प्रावस्था। फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र हैं। 2n बराबर कितना दिया गया है? 8। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जीवन में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? हम लोग कहेंगे कि कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, जबकि गुणसूत्रों की संख्या पर, जबकि गुणसूत्रों की संख्या पर, जबकि गुणसूत्रों की संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर जीवन में बेटा 8 गुणसूत्र थे तो एस फेज में भी कितने रहेंगे? 8 ही गुणसूत्र रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा आंसर हो जाएगा और डिप्लोटीन यानी कि द्विपट्ट के दौरान। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा जीवन के बारे में सही कथन बताइए। सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है, नहीं डीएनए नहीं बनता, इसमें डीएनए नहीं बनता भाई। कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती, सही बात है। केंद्रक का विभाजन होता है, नहीं होता। डीएनए का संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है, नहीं होता, बकवास बात। नेक्स्ट देखिए, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, इसे शांत अवस्था कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? सुनना जरा ध्यान से। अगर यहां पे लिखा होता कि किसके बाद में, अगर सवाल में लिखा होता किसके बाद में,
तब तो आंसर होता एम, लेकिन पूछा क्या है अंत में। अब सुनो मेरी बात, आप ये इस तरीके से जब आप देखोगे तो ये क्या है, जीवन है। कोशिका यहां से भी जी नॉट में जा सकता है, यहां से भी जा सकता है जी नॉट में, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। तो बताओ किसके अंत में निर्णय लिया उसने, जीवन के अंत में। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जीवन प्रावस्था के अंत में वह ये निर्णय लेता है। मैं आपको एक और बढ़िया बात बता दूं, आप कहेंगे कि कोई भी कोशिका अपने विभाजन का निर्णय, कोई भी कोशिका अपने विभाजन का निर्णय जीवन प्रावस्था में लेती है, जीवन प्रावस्था में लेती है। ठीक है भाई, जीवन प्रावस्था में, यानी कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक सेल के पास पूरी आजादी है कि वह इस बात का डिसीजन ले ले कि उसे डिवाइड होना है या नहीं होना। ठीक है, यहां तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीवन प्रावस्था। अच्छा ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, ये एक और चैप्टर बढ़िया तरीके से देख लिया, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है हमसे पूछते रहिए, तक पहुंचने की कोशिश करते रहिए, पेपर देते रहिए, किताबें जो है सॉल्व करते रहिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, रात दिन एक कर दीजिए बेटा, इतनी ज्यादा मेहनत करनी है हमें कि हमारा जो चयन है, सिलेक्शन, वो इसी साल हो जाए और हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसी साल पहुंच जाए। राइट, तो तब तक हमें याद रखना है क्या, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।